हेलो एंड वेलकम टू वन डे सब्जेक्ट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लॉ एंड इंजीनियरिंग में हम लोग अभी तक के प्रीवियस वीडियोस में यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम और सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड लिस्ट इट्स फीचर्स। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है? तो इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। कहाँ से मिला? chose a parliamentary form of government primarily because the constitution makers were greatly influenced by the system of England। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो जैसा उसका उनकी पॉलिसीज़ का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का। दो तरह की सिस्टम होती है, एक होती है आपकी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक होती है आपकी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरी है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ ड्यूरिंग आज़ादी के समय हम जो इंग्लैंड में जो चलता था वो था, इंग्लैंड में आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता था और ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता था यूएस में। अब जो कि हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम थे, यहाँ इंग्लैंड राज करता था, तो हमारा बहुत सा इन्फ्लुएंस इंग्लैंड से ही था। तो इंग्लैंड में अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था तो हम लोग ने भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही चुना। हमारे देश में प्रेसिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, बट प्रेसिडेंट के पास हमारे देश में उतनी पावर्स नहीं है जितनी एक प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो पर यूएस के प्रेसिडेंट की बात करें, यूएस का प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल होता है, सबसे ज़्यादा पावरफुल वही होता है यूएस के प्रेसिडेंट की बात करें। लेकिन अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में हमारा जो प्रेसिडेंट है वो इतना पावरफुल नहीं होता जितना कि प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर तो सबसे ज़्यादा पावरफुल सीट होती है, प्रेसिडेंट के पास तो एक्चुअल में देखा जाए तो उसके पास उसकी खुद की कोई पावर नहीं है, बहुत लिमिटेड पावर है, कुछ वेटो पावर्स हैं और मर्सी पावर है। बट इन एक्चुअल प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे ही काम करता है। ओके, सो हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, इसीलिए उसने अंग्रेज़ों वाली ही चीज़ें चुनी जो कि है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या होता है कि पूरा धीमे धीमे देखते हैं एक एक करके। तो यही चीज़ यहाँ लिखी है कि इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चुना। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत इन्फ्लुएंस थे इंग्लैंड के सिस्टम से। नेक्स्ट है, अनदर रीजन द फाउंडिंग फादर्स सॉ दैट द पार्लियामेंट्री मॉडल would only work to accommodate the varied and diverse group within our population। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, ये तो सबको मालूम है। अलग अलग देश, अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, उनके कल्चर है, रिलीजन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमारे जो फोर फादर्स थे, फाउंडिंग फादर्स थे इस देश के, जो उन्होंने सोचा, उनको लगा कि हमारी जितनी डाइवर्सिटी है इंडिया में, उसके लिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज़्यादा सूटेबल रहेगा। नेक्स्ट, द स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स इन द माफ कीजिएगा, द स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम would cause conflicts between the two branches, the executive and the legislature, which our newly independent country could ill afford। कहना क्या चाह रहा है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जिस तरह की सेपरेशन ऑफ पावर्स है, वो अगर इंडिया, जैसे अभी नया नया आज़ाद हुआ था हमारा देश, अगर उस समय की इंडिया पे लागू किया जाए तो वो उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है।
नेक्स्ट इज इन पार्लियामेंट्री सिस्टम द पार्लियामेंट इज जनरली सुप्रीम एंड द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ये हम लोग डिटेल में और आगे देखेंगे इसका क्या मतलब है। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, लेजिस्लेचर क्या होता है। अभी बस इतना समझिए कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम, इतना वर्ड ध्यान रखिए, द पार्लियामेंट इज जनरली सुप्रीम। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ये सब देखते जाएंगे क्या क्या है इसके मतलब, कैबिनेट क्या होती है और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहा गया है। अब फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम यहाँ देखते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये हमने देख लिया कि हमारे देश ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्यों अपनाया एज कम्पेयर टू प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पहला तो ब्रिटिश से इंस्पायर्ड था, दूसरा हमारे पॉपुलेशन को एकोमोडेट कर पा रहा था, तीसरा प्रेसिडेंशियल सिस्टम में बहुत सारे जो इस तरह की सेपरेशन ऑफ पावर थी जो हमारे लिए दिक्कत होती न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए, चौथा कि हमारा जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, पांचवा कि वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट आर द फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। पहला फीचर क्या है, पहला फीचर है क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। अब ये लेजिस्लेचर और ये एग्जीक्यूटिव होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे देश में इलेक्शन हुआ जो हमारे सेंटर के इलेक्शन होते हैं, जैसे अगले साल इलेक्शन है 2024 में, हमने अपने अपने सांसदों को चुना। संसद लोग जो गए, मतलब लोकसभा, दो तरह की हाउस, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दो तरह की हाउस होती है, ये भी समझिए आप। पार्लियामेंट्री, अब हम इसी पे बात करेंगे क्योंकि हमारा सिस्टम यही है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें दो तरह के हाउसेस होते हैं, एक होता है, जैसे अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं, इंग्लैंड में कैसा था ब्रिटिश रूल्स में, एक था हाउस ऑफ पीपल और दूसरा है इसको हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं शायद, और एक है हाउस ऑफ स्टेट। इसी हाउस ऑफ कॉमन्स को हम कहते हैं अपने देश में लोकसभा, और हाउस ऑफ स्टेट्स को हम कहते हैं राज्यसभा। तो लोकसभा, हाउस ऑफ कॉमन्स, मतलब जो संसद हमने खुद चुन करके बैठाए हैं वहां, वो जाते हैं लोकसभा में। राज्यसभा में जो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए राज्यसभा की जो पावर्स होती हैं वो कम होती हैं एज कम्पेयर टू लोकसभा। मतलब लोकसभा की पावर्स राज्यसभा के पावर्स एज कम्पेयर टू ज़्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि ये वही है, डायरेक्टली चोजन बाय द पीपल। ठीक, तो जो भी जनता के द्वारा डायरेक्टली चूज करके आएगा, डायरेक्टली चुन करके आएगा, उसके पास ऑटोमेटिकली पावर ज़्यादा होगी। इसीलिए हम अगर बात करते हैं कि एक मिनिस्टर में और एक आईएएस अधिकारी में कौन ज़्यादा पावरफुल है, तो मिनिस्टर ज़्यादा पावरफुल है। लोगों को लगता है आईएएस, लेकिन आईएएस पावरफुल नहीं है। आईएएस तो मिनिस्टर की सारी बात मानना पड़ेगा उसको। क्यों? क्योंकि मिनिस्टर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, वो लोगों का प्रतिनिधि है। एंड आईएएस इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का मतलब है कि जो सरकार बनाया है। अब मिनिस्टर में जो भी मिनिस्टर बैठ करके सरकार बनाया है तो वो उसका रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसको तो उसकी बात माननी है। सो मिनिस्टर इज मोर पावरफुल देन एनी ब्यूरोक्रेट, एटलीस्ट इन, ये सेंटर की मैं बात कर रही हूँ, ये सेंटर का। आप इसे मिनिस्टर का मतलब एमएलए मत समझिएगा, ये मिनिस्टर मतलब एमपी है। एमपी का एमएलए नहीं भिड़ सकता आईएएस से। एमएलए स्टेट का वो उसका हो गया, आईएएस सेंटर से रिक्रूट होता है। जनरली एमएलए नहीं भिड़ सकते, एमपी के ऑर्डर्स मानेगा, एमएलए के नहीं। मतलब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो ये था। अब ये लोकसभा जो चुन करके आया, अब ये लोकसभा जो बन करके आया, लोकसभा में आपके हो गए जो एमपीज चुन करके आए, एमपी आए। अब इन एमपीज में से हम कुछ
एक एक प्राइम मिनिस्टर बनता है, और प्राइम मिनिस्टर कुछ ऐसे मिनिस्टर्स को चुनता है जो अलग अलग मिनिस्ट्री संभालेंगे। जैसे आपकी होम मिनिस्ट्री हो गई, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री हो गई, तमाम तरह की मिनिस्ट्री हो गई, तो उनको कहा जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो यही हुआ। अब पूरा सिस्टम समझ रहे हैं आप? समझने की कोशिश कीजिए। क्या किया कि यहां से पहले ये चुन करके आए, लोकसभा में संसद चुन करके आए, वहां से बने हमारे उन लोगों ने जो चुने हुए अपने प्रतिनिधि, चुने हुए लोगों ने अपना एक लीडर चुना, जो हमारा भी लीडर रहेगा, वो था प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ने फिर अपनी पूरी एक कैबिनेट बनाई। कैबिनेट मतलब उसने अपने अपने प्रधानमंत्री के तो सबका हेड है ना, होम मिनिस्ट्री का भी है, आपके डिफेंस मिनिस्टर के भी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी है, HRD मिनिस्ट्री भी है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री भी है ना, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी है। सब तरह की मिनिस्ट्री के लिए उसने लोग अपॉइंट किए। लोग कहाँ से? वही लोकसभा से उसने जो MP बन के आए थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अब उनको मिनिस्टर बना दिया। ठीक, जैसे होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है फिलहाल, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है, ऐसे ही अलग अलग करके। तो अब ये जो बन गई, ये पूरा ऐसे जितने भी मिनिस्ट्री बनी, इनको कहा जाता है, ये जो कोर मिनिस्ट्री है ये हुई कैबिनेट, इनको कहा जाता है कैबिनेट मिनिस्टर्स। और इनके अब ये तो हेड हुए। अब निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर है, तो वो अकेले फाइनेंस मिनिस्टर संभाल ले रही हैं। उनके अंडर, एक फाइनेंस मिनिस्टर के भी अंडर कई सारे लोग होंगे, कई सारे और मिनिस्टर्स होंगे, तो उनको भी वो अलग अलग चुना जाता है। और इसी तरह से अलग अलग मिनिस्ट्री के भी कई सारे होंगे, डेप्यूटी मिनिस्टर्स और मिनिस्टर ऑफ स्टेट और वगैरह वगैरह। तो ये सारे मिनिस्टर्स को चुन करके क्या बनता है? हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन होते हैं? हमारे प्रधानमंत्री साहब। तो समझ रहे इस चीज को? कैबिनेट मिनिस्टर कौन हुए? कैबिनेट मिनिस्टर मतलब हेड ऑफ ऑल द मिनिस्ट्रीज, मतलब बहुत पावरफुल पोजीशंस। सारे मिनिस्ट्री के जो हेड है उनको कैबिनेट, फिर उनके भी अंडर कई अलग और मिनिस्टर्स होते हैं, तो वो सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स प्लस जितने भी सारे मिनिस्टर्स को मिला दे तो उनको कहा जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और उनके सारे हेड होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो इसीलिए कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर विथ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इनको कहा जाता है आपके एग्जीक्यूटिव। और ये लोकसभा और राज्यसभा मिलकर कहा जाता है, जो पार्लियामेंट है हमारी पूरी, जो पार्लियामेंट है लोकसभा प्लस राज्यसभा, इनको मिलके कहा जाता है लेजिस्लेचर। तो समझ रहे इस चीज को? लेजिस्लेचर तो लोकसभा प्लस राज्यसभा मतलब हमारी जो पूरी पार्लियामेंट है, और उन्हीं में से जो चुन करके निकले हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चुन के निकले हैं, जो प्राइम मिनिस्टर चुन करके निकले हैं, वो क्या बन गए हैं? हमारे एग्जीक्यूटिव। तो ये डिफरेंस है हमारे लेजिस्लेचर में और एग्जीक्यूटिव में। आई होप क्लियर हो रहा होगा सबको। थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन मत रखिएगा बस। ओके, सो close relationship between the legislature and the executive. Clear? The prime minister and along with the council of ministers form the executive and the parliament is the legislature. देखिए वही चीज, वही बात कही गई है जो मैंने अभी आपको बताई। The prime minister and the ministers are elected from the members of the parliament, implying that the executive emerges out of the legislature. Clear? एग्जीक्यूटिव इमर्जेस आउट ऑफ द लेजिस्लेचर, मतलब लेजिस्लेचर से ही जो लोकसभा राज्यसभा जो हमारे लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, उसी में से हमारे एग्जीक्यूटिव निकल के आ रहे हैं। नाउ एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। अब वो जो एग्जीक्यूटिव निकल के आई है वो लेजिस्लेचर के कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है। इसका मतलब वो जवाबदेह होती है उसके।
क्योंकि पार्लियामेंट में वहाँ तो अपोजिशन भी बैठा है। जैसे अगर लोकसभा की मैं बात करूँ, लोकसभा की, तो वहाँ तो अपोजिशन के लीडर भी बैठे हैं और रूलिंग पार्टी भी बैठी है, अपोजिशन भी बैठे, सब बैठे हैं, लेकिन जो मिनिस्टर बनते हैं तो जनरली वो रूलिंग पार्टी के ही बनते हैं। तो इसीलिए जो एग्जीक्यूटिव है वो पूरे लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी जवाबदेह होती है। जो भी वो काम कर रही है, जो भी पॉलिसी बना रही है, उसके पीछे क्या रीज़न है क्या नहीं है, वो सारे उसको बताने होते हैं पार्लियामेंट में। सो द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, देयर इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज ईच मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होल काउंसिल। हर एक मिनिस्टर जो भी अगर ले रहा है वो पूरे काउंसिल की जिम्मेदारी बन जाती है। डुअल एग्जीक्यूटिव, देयर आर टू एग्जीक्यूटिव्स, द रियल एग्जीक्यूटिव एंड द titular executive. The nominal executive is the head of state, president or monarch, and the real executive is the prime minister who is the head of government. पहले बता चुकी हूँ, यहाँ पर वही बात कही गई है कि हमारे देश में प्रेसिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, लेकिन जो पावर्स है वो असली में रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। और जो नॉमिनल है, नॉमिनल मतलब नाम के जो हेड ऑफ स्टेट है वो है हमारे प्रेसिडेंट। हेड ऑफ स्टेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके सैंक्शन के बिना, मतलब उनके मुहर के बिना कोई भी बिल एक्ट नहीं बनता। नेक्स्ट इज सीक्रेसी ऑफ प्रोसीजर। अ प्री रेक्विजिट ऑफ दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट कैबिनेट प्रोसीडिंग आर सीक्रेट एंड नॉट मेंट टू बी डाइवर्ज टू द पब्लिक। जो भी बातचीत हो रही है वो सीक्रेट रहेगी। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द लीडर ऑफ दिस फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो लीडर होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री जो अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट इज बाई कैमरल लेजिस्लेचर। मोस्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉलो बाई कैमरल। बाई कैमरल मतलब दो तरह के हाउसेस, जैसे हमारे देश में लोकसभा और राज्यसभा है, उसी को बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं। लास्ट इज नो फिक्स टेन्योर। नो फिक्स टेन्योर मतलब कि वैसे तो ठीक है 5 साल है, 5 साल रखा गया है, लेकिन अगर उससे पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है संसद में तो आपकी सरकार गिर जाएगी। जैसे कई बार हम लोग ने देखा था 90s के दौरान, ये जो 90s और 2000 के बीच का था, ये बहुत ही डिस्टर्ब्ड एरिया था। कई बार सरकारें के नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ था। और अभी हम बात करें अगस्त में, अभी अगस्त में रिसेंटली हमारे पार्लियामेंट में, लोकसभा में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने फिर लंबी सी स्पीच दी। पास नहीं हो पाया, सॉरी, वो बस मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए अपील किया गया था, लेकिन वो पास नहीं हुआ। अगर पास हो जाता तो फिर वो सरकार गिर जाती। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम के क्या मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स है। पहले मेरिट्स देखेंगे, मेरिट्स क्या है। पहला है बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। जैसे अभी मैंने बताया, जनरली द मेजॉरिटी ऑफ द लेजिस्लेचर सपोर्ट्स द गवर्नमेंट, इट इज़ ईजियर टू पास लॉज एंड इम्प्लीमेंट देम। अब जो कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का ही पार्ट है, तो वो मेजॉरिटी बन जाती है और कोई भी बिल अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो पास हो जाती है। सेकेंड इज प्रिवेंट्स अथॉरिटेरियनिज्म। Since the executive is responsible to the legislature and can vote it out in a motion of no confidence, there is no authoritarianism. जैसे अभी मैंने बताया, ऐसा नहीं कि एक बार आप मिनिस्टर बन गए तो आप एकदम सुपर पावरफुल हो गए। आपकी सरकार कभी भी गिर सकती है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है हाउस के फ्लोर पे, तो आप सरकार गिर जाएंगे और आपकी 1 मिनट में सारी पावर चली जाएंगी। इसलिए आप बहुत अथॉरिटी के साथ नहीं रह सकते। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर कैन आस्क क्वेश्चन एंड डिस्कस मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंड पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। द पार्लियामेंट कैन चेक द एक्टिविटीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स होते रहते हैं, जिसके मतलब है कि जो हम कर रहे हैं उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटिंग डाइवर्स ग्रुप। अलग अलग प्रांतों के अलग अलग रीजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। Flexibility, there is flexibility in the system as PM can be changed easily if needed.
अगर प्रधानमंत्री को भी लगता है, रूलिंग पार्टी से ही बदलेंगे, अगर लगता है लीडर्स को कि ये हमारा नेतृत्व तो ठीक से नहीं कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री को बदल सकते हैं। नेक्स्ट इज डीमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब उसके ड्रॉबैक्स या डीमेरिट्स क्या हैं? पहला, नो सेपरेशन ऑफ पावर। सिंस देयर इज नो जेन्युइन सेपरेशन ऑफ पावर्स द लेजिस्लेचर कैन नॉट ऑलवेज होल्ड द एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल। मतलब रिस्पॉन्सिबल तो होल्ड कर रही है लेकिन इतना डिस्टिंक्टिवली नहीं, ठीक है। ऑल्सो बिकॉज ऑफ एंटी डिफेक्शन रूल्स लेजिस्लेचर्स कैन नॉट एक्सरसाइज देयर फ्री विल एंड वोट एज पर द अंडरस्टैंडिंग एंड ओपिनियंस। अभी एंटी डिफेक्शन रूल क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ का सीधा मतलब इतना है कि आप जिस पार्टी से चुने गए हैं, मान लीजिए कि आप बीजेपी के हैं, आप बीजेपी के मेंबर हैं और आपने फिर कांग्रेस के लिए वोट कर दिया के फेवर में, तो एंटी डिफेक्शन हुआ। एंटी डिफेक्शन इस सेंस से हुआ कि आप जिस पार्टी से चुन के आए थे आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती है पार्टीज में, तो उसी को कहते हैं एंटी डिफेक्शन रूल्स। नेक्स्ट इज अनक्वालिफाइड लेजिस्लेचर्स। द सिस्टम क्रिएट्स लेजिस्लेचर्स हुज इंटेंशन इज टू एंटर द एग्जीक्यूटिव ओनली, दे आर लार्जली अनक्वालिफाइड टू लेजिस्लेट। मतलब उतनी क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो आपका नेतृत्व ठीक से कर सके, उनका बस इतना इंटेंशन है कि वो अंदर घुस जाए, और एक बार घुस जाते हैं तो बस उसको चलाने के लिए उतनी कैपेबिलिटी नहीं रखते, तो ये भी एक डीमेरिट है उसका। नेक्स्ट इज इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी क्योंकि कभी भी गिर सकती है सरकार। सिंस द गवर्नमेंट सस्टेन ओनली एज लॉन्ग एज दे कैन प्रूव अ मेजोरिटी इन द हाउस। जब तक आपकी मेजोरिटी है संसद में, लोकसभा में, तभी तक आप टिके हैं। देयर इज इंस्टेबिलिटी इफ देयर इज नो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आफ्टर द इलेक्शंस। मतलब मान लीजिए कि कोई भी हमारी जब मेजोरिटी पार्टी कोई जीतती है तभी वो सरकार बनाती है, अगर कोई पार्टी ने मेजोरिटी वोट्स नहीं जीते तो फिर वो दिक्कत आ जाती है कि सरकार कौन बनाएगा। तो ऐसे केस में क्या आ जाता है? कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन मतलब गठबंधन की सरकार। कई बार आप लोग न्यूज़ में ये चीज़ सुने होंगे कि इनका गठबंधन हो रहा है, उनका गठबंधन हो रहा है, लेकिन ये चलती नहीं है, ये अनस्टेबल होती है और शॉर्ट लिव्ड, यानी कि छोटे समय के लिए होती है। क्योंकि एक पार्टी में ही जब इतनी मतभेद होते हैं तो अगर दो तीन कई पार्टी मिलकर के आपस में लड़ रहे हैं तो उनमें कितने मतभेद होंगे, इसीलिए उनको अनस्टेबल और शॉर्ट लिव्ड कहा गया है। Because of this, the executive has to focus on how to stay in power rather than worry about the state affairs and the welfare of people. मतलब कि लोगों का सारा ध्यान, जो मिनिस्टर्स हैं या जो हमारे एमपीज हैं, उनका सारा ध्यान सिर्फ इस पे रहता है कि कैसे वो अपनी कुर्सी बचाएं, rather than ये सोचें कि कैसे हम लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकें। Fourth is ministers. The executive should belong to the ruling party. This rules out of hiring of industry experts for the job. इसका मतलब कह रहा है कि जो एग्जीक्यूटिव, जो हमारे हेड है, वो रूलिंग पार्टी के ही आदमी होने चाहिए। अब रूलिंग पार्टी के जो आदमी है ज़रूरी नहीं कि वो उस मिनिस्ट्री के लिए लायक हो, ठीक। बहुत सी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। अब अगर मैं एक मेडिकल इंडस्ट्री की बात करूं तो मेडिकल में हम किसी भी आदमी को बैठा नहीं सकते। एटलीस्ट जो मिनिस्टर है वो एक डॉक्टर होना चाहिए, तभी उसको मेडिकल इंडस्ट्री की नॉलेज हो पाएगी। तो इसी वजह से कि एक रूलिंग पार्टी का ही आदमी बैठाना चाहिए, इससे जो एक्चुअल इंडस्ट्री की एक्सपर्ट है वो नहीं आ पाती है। नेक्स्ट, फेलियर टू टेक अ प्रॉम्प्ट डिसीजन। मतलब तुरंत कोई डिसीजन लेने में दिक्कत होती है। बिकॉज देयर इज नो फिक्स टेन्योर एंजॉयड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इट ऑफन हेजिटेट्स फ्रॉम टेकिंग बोल्ड एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी डिसीजंस। वही है कि सबको अपनी कुर्सी बचानी है, तो सब इसी फिराक में रहते हैं कि हम कोई ऐसा ना काम ना करें जिससे हमारी कुर्सी पे खतरा है, भले ही लोग सफ़र करते रहें। नेक्स्ट, पार्टी पॉलिटिक्स। पार्टी में भी पॉलिटिक्स होती रहती है। जो हर पॉलिटिशियन चाहता है कि हम मिनिस्टर बने, हमको सबसे ज़्यादा अच्छे वाले मिनिस्ट्री मिले, तो उसकी वजह से भी जो नेशनल इंटरेस्ट है वो हैम्पर होता है। मतलब देश जनहित और देश हित की बातें कम होती हैं और अपने लोगों की बातें ज़्यादा होती हैं, अपने पार्टी की। लास्ट इज कंट्रोल बाय द ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाह। सिविल सर्वेंट्स एडवाइज द मिनिस्टर्स ऑन वेरियस मैटर्स एंड आर ऑल्सो नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। मतलब जो नौकरशाह है वो मिनिस्टर्स को एडवाइस देते हैं कि क्या करना है, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, और उनकी एडवाइस वो रिस्पॉन्सिबल। अब वो एडवाइस सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, वो तो डिपेंड करता है, और वो लेजिस्लेचर को लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है।
तो लार्जली ब्यूरोक्रेसी ही कंट्रोल करती है इस चीज़ को. ओके, so that was all about the parliamentary form of government. Now we come to the federal system. What do you mean by federal system? Now, there are generally two types of states in the world. The state that has only one government for the entire country is known as a unitary state. एक ही सरकार हो पूरे कंट्री के लिए. और दूसरा केस क्या है? The state which has governments at two levels, one at the central level and the other at the state level is known as the federal state. आप लोग समझ ही गए होंगे हमारा वाला देश किस कैटेगरी में है. तो जाहिर सी बात है दूसरे कैटेगरी का, क्योंकि हमारे पास दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, एक सेंटर पे है, एक स्टेट पे है. नेक्स्ट इज बिसाइड्स हैविंग टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट, अ फेडरल सिस्टम मस्ट हैव थ्री अदर फीचर्स. अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे पास है, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट जो हमारे पास भी है, सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा भी है. इसका मतलब है कि इसके साथ साथ हमारे पास ये सारे कंडीशंस फॉलो हो रहे हैं. नेक्स्ट इज इंडिया हैज़ अ फेडरल सिस्टम हैविंग ऑल दीज फीचर्स. करेक्ट. नाउ डिस्क्राइब फेडरलिज्म इन इंडिया एंड एनलिस्ट इट्स वेरियस फीचर्स. फेडरलिज्म क्या है और उसके फीचर्स बताइए. अब इंडिया इज अ फेडरल सिस्टम बट इट हैज़ मोर टिल्ट टुवर्ड्स यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. ये क्यों कह रहा है ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. इसका मतलब क्या है, फेडरल सिस्टम क्या कहता है कि एक हमारे पास सेंटर में सरकार हो, एक स्टेट में सरकार हो, ठीक, और इसके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर्स हो जैसा यूएस में होता है. बट इंडिया में थोड़ा सा डिफरेंट है. इंडिया क्या करता है कि हमारे पास सरकारें अलग अलग हैं बट फिर भी थोड़ा सा टिल्ट है सेंटर की तरफ. क्यों? क्योंकि सेंटर को ज़्यादा पावर दी गई है. ठीक है. हैज़ मोर टिल्ट टुवर्ड्स अ यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. यूनिटरी क्यों? क्योंकि सेंटर इज मोर पावरफुल देन द स्टेट. नेक्स्ट, इट इज समटाइम्स कंसिडर्ड अ काशी फेडरल सिस्टम. काशी मतलब होता है सेमी, मतलब समझ लीजिए. एज इट हैज़ फीचर्स ऑफ बोथ अ फेडरल एंड अ यूनिटरी सिस्टम. मतलब दोनों सरकारें भी बना रहा है लेकिन एक फेडरल सिस्टम की भी चीज़ों को पूरी कर रहा है और एक यूनिटरी सिस्टम को भी, कि एक ही गवर्नमेंट एंटायर कंट्री पे चल रही है. जैसे हमारी सिटीजनशिप एक ही है एंटायर कंट्री, चाहे यूपी का हो, बिहार का हो, चाहे कहीं का भी हो, महाराष्ट्र का हो या नॉर्थ ईस्ट में कहीं नागालैंड का हो, सबके पास एक ही सिटीजनशिप है, वो है इंडिया की. कोई पर्टिकुलर स्टेट की सिटीजनशिप कैरी नहीं करता. जबकि यूएस में ऐसा नहीं होता. यूएस में दो सिटीजनशिप होती है हर किसी के पास, एक सेंटर की होती है, एक स्टेट की होती है. तो ये डिफरेंस है. तो हम लोग काशी फेडरल है कि हमारे स्टेट्स वगैरह में तो डिवाइडेड है लेकिन फिर भी हम लोग एक यूनिटरी सिस्टम फॉलो करते हैं. नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ फेडरलिज्म वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू मॉडर्न इंडिया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 विच सेपरेटेड पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स. ओके. अब फेडरल फीचर ऑफ इंडिया क्या क्या है? गवर्नमेंट एट टू लेवल, सेंटर एंड स्टेट. डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स. सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिवाइडेड है. कैसे? ये चीज़ दी गई है 7 शेड्यूल में. हमारे टोटल 12 शेड्यूल होते हैं. 12 शेड्यूल होते हैं जिसमें 12 में 7वें शेड्यूल में ये दिया गया है. ठीक है. सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द टू इन द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट मतलब वो लिस्ट जिसपे सिर्फ सेंटर पावर बना सकती है, सेंटर के पास हक है बनाने का. स्टेट लिस्ट जिसपे स्टेट पावर बना सकती है. कॉन्करेंट लिस्ट जिसपे दोनों सेंटर प्लस स्टेट बना सकते हैं. लेकिन अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ किसी में भी, जैसे, तो हमेशा सेंटर की बात ही रखी जाएगी. इसीलिए कहा जाता है सेंटर ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि अगर दोनों के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेंटर की ही बात मानी जाएगी. अगर स्टेट लिस्ट, सेंटर स्टेट लिस्ट पे भी लॉ बना सकता है लेकिन स्टेट सेंटर लिस्ट पे लॉ नहीं बना सकता यूनियन लिस्ट पे. दैट्स वाई सेंटर इज मोर पावरफुल देन आर स्टेट. थर्ड, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान की प्राथमिकता रहेगी. द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इनडिस्ट्रक्टेबल एज laid out by the judiciary. The constitution is the supreme law in India. ये मैं बता चुकी हूँ पहले इसका क्या मतलब है. बेसिक स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है आप प्रीवियस वीडियो में देख लीजिए, बहुत डिटेल में बताया मैंने. इंडिपेंडेंट जुडिशरी. जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी. बता चुकी हूँ आपको. ऑल कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सुप्रीम कोर्ट. नेक्स्ट, कमेंट ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन. अब सेंटर और स्टेट के कैसे रिलेशन है उस पर कमेंट कीजिए.
इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों? क्योंकि हमारे पास कई स्टेट्स हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड सो ऑन। जितने भी स्टेट्स हैं ये सारे एक यूनिटी में है। वाई? बिकॉज ऑफ, और एक किस अम्ब्रेला के अंदर है? इंडिया के अम्ब्रेला के अंदर। सो इट्स अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ डिवाइडेड द लेजिस्लेटिव, executive and financial powers between the center and the states, which gives the constitution a federal character, whereas judiciary is integrated in a hierarchical structure. अब ये समझिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि हमने क्या किया कि सेंटर और स्टेट के बीच में सेंटर और स्टेट के बीच में तो सारे पावर्स डिवाइड कर दिए। सारे पावर जैसे लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, फाइनेंशियल पावर सारे डिवाइड कर दिए, ठीक। मगर हमने जुडिशरी को क्या रखा? जुडिशरी को एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर दिया, यानी कि जुडिशरी में हमने ये कुछ सेंटर और स्टेट लेवल नहीं दिया। मतलब हमारे है हर डिस्ट्रिक्ट में जुडिशरी है, लेकिन ऐसा उसका कोई नियम नहीं है कि यहाँ का कानून वहीं पर चलेगा। एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर्स उन लोग की जुडिशरी की सेपरेट है। वो कोई यूनियन या स्टेट या कोई भी जुडिशरी के ऊपर नहीं बोल सकता है। जुडिशरी इज डिफरेंट, ठीक। तो ये हायरार्की है कि सुप्रीम कोर्ट सबसे हाई है, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो यही है हायरार्किकल स्ट्रक्चर। Next is the center state relations are divided into 3 parts which are mentioned below. पहला है legislative relations, कैसे कैसे हैं? तो आर्टिकल 245 से 55 डिस्क्राइब legislative relation between center and states. इतना डिटेल में मुझे नहीं लगता जाने की ज़रूरत है, आप बस बेसिक जानिए, क्योंकि अगर फिर भी पूछता है तो फिर इतना हर एक आर्टिकल बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा इतना याद करना मुश्किल होगा। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड बाय, ये अगर होगा भी तो सिर्फ बेसिक आर्टिकल्स है जो आप पढ़ करके समझ सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस आर्टिकल्स हैं। कंपैरिजन, कोऑपरेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, ये सारी बातें बताई गई कि आर्टिकल 261 में क्या होता है, आर्टिकल 262 क्या कह रहा है, आर्टिकल 263 क्या कह रहा है, 307 क्या कह रहा है। मतलब एक अगर एग्जांपल से बताऊं तो फुल फेथ एंड क्रेडिट शैल बी गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऑफ द यूनियन एंड ऑफ एवरी स्टेट। मतलब एक कोऑपरेशन है कि जो भी पब्लिक एक्ट्स हैं या रिकॉर्ड्स है, जुडिशियल प्रोसीडिंग है। मतलब अगर किसी हाई कोर्ट ने, किसी मान लीजिए यूपी के हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट पास की है, इलाहाबाद हाई कोर्ट या लखनऊ हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट पास की है, तो उसका रेफरेंस कोई केरला के हाई कोर्ट का जज भी ले सकता है। ये नहीं कि यहाँ के लॉ सिर्फ यही लगेंगे, वो एंटायर इंडिया में लगते हैं। समझे बात को? और इसी केस का रेफरेंस हमारा सुप्रीम कोर्ट भी ले सकता है कि अगर यूपी के हाई कोर्ट ने के जज ने कोई पास किया है जजमेंट, तो किस रेफरेंस से पास किया है, और उसको बदल भी सकता है, सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसी को अलग अलग आर्टिकल में बताया गया है कि कैसे कैसे है। हाँ, ये देखिए, सेंटर स्टेट रिलेशन ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के केस में क्या करता है? इमरजेंसी के केस में ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी, इसके बारे में आपको पहले बताई हूँ, 352, 356, 360 कौन कौन सी है? एक नेशनल इमरजेंसी 352, स्टेट इमरजेंसी 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। फाइनेंशियल इमरजेंसी मैंने बताया था आज तक कभी लगी नहीं है। स्टेट इमरजेंसी जो कि प्रेसिडेंट्स रूल जिसको कहते हैं, और नेशनल इमरजेंसी जो कि आप जानते हैं जब नेशन पे इमरजेंसी लगे तो, किसी वॉर के टाइम पे या कुछ भी। इसके ऊपर भी काफ़ी बदलाव लाए गए थे आफ्टर द 1975 इमरजेंसी। अभी हमें सिर्फ देखना है सेंटर स्टेट रिलेशन कैसे हो जाता है। सो द स्टेट गवर्नमेंट बिकम सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। पूरी की पूरी तरह से वो सबॉर्डिनेट हो जाती है, स्टेट का कोई वो नहीं रहता। ऑल द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द स्टेट कम अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। मतलब यूनियन इज ऑल पावरफुल, यूनियन इज ऑल पावरफुल, स्टेट खत्म हो जाती है, उसके सब उसके अंडर आ जाता है। स्टेट इमरजेंसी में क्या है? द प्रेसिडेंट कैन अज्यूम टू हिमसेल्फ
all or any of the function of the government of the state and all or any of the powers vested by the governor or authority। मतलब प्रेसिडेंट का रूल आ जाता है, जो इसको हम कॉमनली प्रेसिडेंट्स रूल भी कहते हैं। और ये फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब देश में अगर खाने पीने के भी पैसे ना बचें या उस तरह की सिचुएशन आ जाए जब बैंक वैंक डूब जाए, समथिंग लाइक दैट, तो वो आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आज तक कभी लगी नहीं है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल रिलेशंस। फाइनेंशियल रिलेशंस कैसे कैसे हैं, तो आर्टिकल ये 268 से 293 में बताते हैं, जो कि डील करता है पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डील्स विद द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। क्या क्या है, एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग पावर्स, बाई टैक्स कलेक्ट करना, टैक्स नहीं कलेक्ट करेंगे तो चलेगा कैसे इकोनॉमी। सो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट विद द इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। मतलब स्टेट अपनी टैक्स कलेक्ट करे, सेंटर अपनी टैक्स कलेक्ट करे और उसके बेसिस पे अपना वो बजट डिसाइड करें। इट एलोकेट्स द पावर टू सेंटर एंड स्टेट्स इन द फॉलोइंग वे। मतलब ये हम वो पावर, टैक्स कलेक्ट करने की पावर उसको संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिल रही है। क्या है पहला, द पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू लेवाई टैक्सेस ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर जो जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर पार्लियामेंट टैक्स लगा सकती है। नेक्स्ट, द स्टेट लेजिस्लेचर कैन लेवाई टैक्सेस मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी चीज़ मेंशन्ड है उसके ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट वो उस राज्य की सरकार टैक्स लगा सकती है। थर्ड, बोथ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर एंड पावर टू लेवाई टैक्सेस ऑन सब्जेक्ट। जो कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों है, जिसपे स्टेट और सेंटर और स्टेट दोनों ही रूल बना सकते हैं, उस पर दोनों ही टैक्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट है, द पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू लेवाई टैक्सेस ऑन मैटर्स रिलेटेड टू द रेसिडियरी सब्जेक्ट्स। जो फिर बच गए सब्जेक्ट्स उसमें पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है टैक्स लगाने का। नेक्स्ट इज टैक्स रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होगा, तो फिर ये अलग अलग आर्टिकल में लिया गया है। अब ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है, कॉम्प्रिहेंसिव, देख लीजिए आप जितना कर पाएँ। 268 क्या कह रहा है, ठीक है, स्टेट्स दैट ड्यूटीज आर लेवाइड बाय द यूनियन बट आर कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स। अब ये हर एक आर्टिकल क्या क्या कह रहा है ये आप पढ़ सकते हैं, इट्स जस्ट आप रीड करेंगे तो समझ जाएंगे। इसमें बहुत कुछ एक्सप्लेनेशन का नहीं है और इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। ओके, सो ये यहीं तक था कि हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, फेडरल सिस्टम क्या है और सेंटर स्टेट रिलेशंस क्या है। ओके, ये पार्ट 3 हमारा कंप्लीट है, यूनिट 1 पार्ट 3। नेक्स्ट हम जो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वो होगा पार्ट 4, जिसमें इसमें भी शायद मुझे 2 लेक्चर लग जाए। सो उसके बाद ही हमारा यूनिट कंप्लीट होगा। ओके, थैंक यू।